ये हुई ना शहज़ादे मर्दों वाली बात। लावर इसकी बात सुनकर उछलकर सीधा हो बैठा था। कहा तो वो इसके बताए हुए तरीके पर अमल करने को कतई तैयार नहीं था। अब खुद आकर इसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार करके इसे हैरान कर डाला था। कहीं भाभी ने कुछ ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया? इसने इसके चेहरे पर फैली संजीदगी को देखते हुए सोचा और बोला, ये काम ज़ैख़म खान के लिए भी कोई मुश्किल नहीं था, मगर वो नहीं चाहता था कि इसके बाप को किसी की बात की भनक पड़े और इसके लिए मसला बने। अभी वो कुछ दिन पुरसुकून गुज़ारना चाहता था। फिर ओके है ना, मैं अपने बंदों से कह दूँ, कभी कल तुम आकर मना करो। इसमें हतमी फैसले से पहले एक बार फिर इसे गौर करने को कहा। कहीं बात मैं इसकी धुलाई कर रहा हूँ, अब मेरा फैसला बदल नहीं सकता। नो नेवर। वो जैसे राइफ़ल पे हाथ फेरते हुए सख्ती से अपने आप को समझाने के लिए ज़ोर से दहाड़ा, तो अंदर इसको रोकता हुआ दुआएँ देता हुआ दिल सहम गया। इन्हें पहचाना कहाँ होगा? दिलावर ने पूछा। मेरे व्हाइट हाउस में। वो होंठ संजीदगी से गोया हुआ तो वो सर हिलाते हुए मोबाइल में नंबर मिलाने लगा। आखिर शब्बीर अली खान से बचकर ये काम करना था, जिसके लिए इंतज़ार भी पावरफुल होना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें अपने आगे ना झुका दिया तो मेरा नाम भी शेख यार खान नहीं। वो बड़े गुस्से से सोच रहा था। वो ऐसे मुख्तलिफ मुनफरिद समझता था और ये वजह थी कि वो उसकी हर बदतमीज़ी, इसका रवैये और लफ्ज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। इसकी किसी बात से हर्ट नहीं होता था कि वो हक पर है। इसके साथ माजी में कुछ बुरा हुआ है जो वो तमाम मर्दों से नफ़रत करती है, मगर अब इसने ज़ैख़म यार खान की सारी गलतफ़हमियाँ ख़त्म कर दी हैं। किसी गैर इंसान के साथ इसका यूँ सरेआम खिलखिलाते देखकर पूरी तरह हर्ट हुआ था। फिर अब रिश्ता होना, कि आखिर इस शख्स में ऐसी क्या बात थी जो मुझ में नहीं थी? इस शख्स की किस खूबी से मुतासिर होकर इसने इसका इंतख़ाब किया था? या फिर अलीज़े इन लड़कियों में से थी जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है? यही वजह थी कि वो गम और गुस्से में पागल होता वो रास्ता अख्तियार कर गया जिसके वो सख्त खिलाफ था। 1-2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। दिलावर मोबाइल ऑफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, तो इसके अंदर लगी आँख पर ठंडे पानी के छींटे पड़ गए। वो खुमार आलूद नज़रों से मोबाइल स्क्रीन पर अलीज़े की तस्वीर देखने लगा। आर्यन ने फिर धमाका कर दिया था। वो आगे पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले रहा था। शुमाइला बेगम तो तड़प उठी थी, कोई ज़रूरत नहीं अंग्रेज़ों की पढ़ाई पढ़ने की। हालांकि जवार भाई वहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आए थे, मगर आर्यन के बगैर इसकी माँ का दिल नहीं लगता था। वो तो बचपन से इसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करती थी। मॉम पछताएंगी आप। इसमें पछताने वाली क्या बात है? भाभी ने इन सब के पास बैठकर पूछा। सब लोग लाउंज में बैठे थे। अरीशा, अरियान, जवार भाई और भाभी नीचे कारपेट पर फ्लोर के कुशन पर बैठे थे और सब बड़े सोफे पर। वहीं जाकर ही तो स्कोप बनेगा, नाम होगा, दौलत होगी, शोहरत होगी। फिर इन पाकिस्तानी लड़कों को कौन पूछेगा? फिर तो आपके लिए एक अंग्रेज़न देवरानी लाऊंगा। मैं कहती हूँ तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस बात ख़त्म। ताईजान ने अपना फैसला सुना दिया। कब से इसी टॉपिक पे बहस चल रही थी। भाई अगर वो जाना चाहता है तो आप रोक क्यों रही हैं? ये तो अच्छी बात है, हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। तायाजान ने इसका साथ दिया। जमाल मलिक, कमाल मलिक, सवार भाई तो इसके इस फैसले से खुश थे। तायाजान की बात सुनकर ताईजान ने इन्हें खफी से घूरा था। जानते भी हैं इसके बगैर मुझे दूसरी सांस नहीं आती है। मॉम, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे जाना ही होगा, मंजिल मुझे बुला रही है। वो कमाल की एक्टिंग कर रहा था। अर्शिया जो कब से खामोश बैठी थी इसके सारे ड्रामे देख रही थी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ी, अब खुदा ने भरम ही रख लिया है तो इस तरह रास नहीं आ रही तुम्हें, इस भरम को कायम रहने दो। क्यों वहाँ एडमिशन लेकर तायाजान का नाम डुबोना चाहते हो? ह्यूमन के मेरी पोजीशन और डील की कामयाबी सब इत्तेफाक है। आर्यन तो सदमे में ही आ गया था। इसकी बात सुनकर फिर इसे घूरने लगा। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद समझदार हो। अरीशिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कंधे उचकाकर बोली। अरियान तिलमिला उठा और जेलिस जेलिस माय फुट। वो भी इसके अंदाज में चिढ़ाते हुए बोली। इन दोनों की सारी गुफ्तगू हल्की आवाज़ में एक दूसरे से हो रही थी। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, तुम्हारी तो जूती भी चलेगी, आखिर पासिंग मार्क्स लेकर पास होने वाली में से हो। अब की बार बड़े सुकून से अरियन ने इसका दिल जलाया और साथ ही इसके हाथ से आधा खाया गुलाब जामुन लेकर खा गया जो वो मुंह में ले जाने वाली थी। ये क्या बदतमीजी है अरियान, समझा करो ना, मियाँ बीवी में प्यार बढ़ता है झूठा खाने से। इसने एक आंख दबाकर इसकी नॉलेज में इजाफा किया।
दूर हटो घटिया इंसान। अरिशा ने उसे दूर धकेला। तुम्हारे लिए तो वहाँ से एक सौतन ज़रूर लाऊँगा, अरियान ने उसे धमकाया। तुम्हें तो वहाँ किसी ने घास भी नहीं डालनी है। अरिशा ने अपना प्याला अरियान की पहुँच से दूर करते हुए उसे चिढ़ाया। अच्छा है ना, मैं खाता भी नहीं हूँ, मगर तुम्हारे लिए ज़रूर ले आऊँगा। अरियान के इत्मीनान से जवाब देने पर वह से लौट उठी। अभी वो कुछ जवाब देती जब जमाल मलिक ने अरियान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, किसी बिजनेस डील का पूछने के लिए। अर्शिया बाद में बदला लेने का सोच कर रह गई। मैं तो नवाफिल पढ़ूंगी जब ये जाएगा। इसका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। कम ऑन अर्शी, अब तो कम से कम तुम्हारा बिहेवियर इसके साथ अच्छा होना चाहिए। इतनी दूर जाने वाला है हमारा अरियान। भाभी को अफसोस हुआ इसकी सोच पर। वो तो खुद अफसरदा थी अरियान के जाने से। जब जाएगा तब देखी जाएगी। ये तो पूरी बदरू है, चिमटे तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले। वो उकताहट से कहने लगी। ये बात भाभी को भी बुरी लगी अर्शिया की। ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने तुम्हारे साथ? अच्छा, वो धोखे से निकाह भूल गई हैं अब? अर्शिया जलकर बोली इसकी साइड लेने पर। भाभी इसकी बात पर खामोश हो गई, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के ऐसे दुश्मन थे। किसी एक को समझाना फजूल था। अर्शी चलकर खाना लगाओ। अभी वो कमरे में जाने का सोच रही थी जब चच्ची जान ने इसे फारिग बैठे देखकर हुक्म दिया। वो मरती क्या न करती किचन में आई। वो जलती बुनती टेबल पर खा बर्तन लगा रही थी जब किचन में अरियान चला आया। तुम कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? इसको देखकर और दिमाग गर्म हो गया। एक तो काम करना पड़ा था, दूसरा इसका सामने आना है, यानी कि मुंह रख कर भी आया जा सकता है। वो आंखें सब टटराकर बड़ी सादगी से पूछ रहा था। आई एम सॉरी बीवी, अगर मालूम होता इसे उठाकर लाने की बजाय कमरे में रख कर आता। अर्शिया का ख़राब मूड देखकर अरियान फुल मूड में आ चुका था। अर्शिया ने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की और मुड़कर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पलटी। अभी इस इंसान से बहस करने का कोई इरादा नहीं था। इसकी मम्मा कभी भी आ सकती थी, फिर अपने चहेते को कुछ नहीं कहती, इसकी ही क्लास ले लेती। एक्चुअली मैं इसलिए किचन में आया हूँ कि हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सुना है यूरोप में हस्बैंड वाइफ एक साथ काम करते हैं, मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वो बड़े मज़े से सलाद खाता इत्मीनान से कह रहा था। अर्शिया बनाकर इसकी तरफ पलटी। तुम अपना ये जोगिंग का कोर्स ना वहाँ जाकर किसी गोरी के साथ पूरा करना, मेरे सर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है। हाय, दिल की जलन कैसी हमक कर बाहर आ रही है। झिझक कसम से अर्शी, तुम वक्त वाकई मशरकी बीवी हो। हाय, ये क्या बात है, अंदर से दिल जल रहा है और ऊपर से कैसे मुझे फ्री हैंड दे रही हो। वो तो जैसे इसकी असमत पे कुर्बान हुआ जा रहा था। अर्शा तो जैसे गुस्से से पागल होने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे दिल में क्यों जलन पैदा होगी? बाय द वे, तुम हो किस खुशफहमी में, बल्कि गलत फहमी में हो। निकाह हो गया गलती से, मगर रुखसती का सोचना भी मत। आखिर में वो इस्तेहाई अंदाज में बोली और जग उठाकर बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले इस राह में हायल हो गया था। हटो सामने से, वो बेजारी से बोली। पता नहीं तुम किस पर चले गए हो, ताईजान की औलाद तो लगते ही नहीं हो, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम हो ना हो अस्पताल में किसी दूसरे बच्चे से बदल गए थे। वो कुछ इस कदर तंग आकर बोली कि अरियान को हंसी आ गई। वो इसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए बड़ी मैंने ख़याजी से बोला, इसका मतलब है तुम्हारा मुझ पर का गौर है काफ़ी। दूर हटो। और ज़रा तमीज़ के साथ, कमीना मौका हाथ से नहीं देता था करीबन होने का। वो बामुश्किल 2 इंच के फासले पे खड़ा था। अर्शा ने इसे कहा और साइड पर होकर निकल गई। अरियान भी इसके पीछे डाइनिंग टेबल तक आया और तना चेहरे के साथ टेबल सेट कर रही थी। अरियान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। काम चोरनी, काम के नाम से तो जान जाती है इसकी। अब लगता है खुद ही हर काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि अर्शिया को काम बोलने का मतलब अपनी शामत बुलवाना। इसने सलाद की प्लेट टेबल पर रखी और उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़ दिए। व्हाट? ये वो हैरान हो उठी। आर्यन बिल्कुल संजीदा था। माफ़ी माँग रहा हूँ, मगर ये क्या बदतमीज़ी है, वो झंझला सी गई। मैंने आज तक तुम्हें इतना तंग किया कि माफ़ी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अब तो मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, शायद कभी भी वापस नहीं आऊँ। कोशिश करूँगा कि दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल भी ना दिखाऊँ, मगर दिल पर बोझ लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो। प्लीज़, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो बेसाख्ता बोली। इसकी बातों ने दिल दुखी कर दिया था। बेचारी अर्शिया तो दिमाग तो बहुत तेज़ है शरारतों में, मगर दिल कमज़ोर। पता नहीं फिर मुलाकात होगी भी नहीं, इसलिए मैं सारा हिसाब क्लियर कर लेना चाहता हूँ।
اس کے بعد تو تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اریان پلیز، اسے رونا آنے لگا، کتنے درد بھرے انداز میں جدائی کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ اریان اسے تنگ نہ کرے، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جائے۔ نکاح کے بعد وہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں فیلنگ رکھتی تھی، مگر بس اسے مقابلے کے چکر میں اپنے جذبات کو اندر ہی دبا دیتی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا، اب تو ہماری شادی بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور ویسے کا ویسے ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ ارشیا نے اس کے جڑے ہاتھوں کو الگ کر دیا۔ تم اتنی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، خدا نخواستہ کھو تو نہیں جاؤ گے؟ پتہ نہیں ارشی، مجھے کیوں لگ رہا ہے میں تم لوگوں سے بچھڑنے والا ہوں اور کبھی تم لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ہائے، میری شادی کا کتنا ارمان تھا موم کو، مگر وہ چہرے پہ دنیا جھانکی مظلومیت و اداسی طاری کیے ہوئے تھا۔ وہ گھبرا اٹھی۔ اریان، کیا پاگل پن ہے؟ میں کوئی ناراض وراز نہیں ہوں اور ہم کبھی بھی نہیں بچھڑیں گے، اور آج سے دوستی پکی۔ اور جب تم واپس آؤ گے تمہارے ساتھ خوشی خوشی رخصتی کے لیے بھی راضی ہو جاؤں گی۔ اس نے ہلکے بلکے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، جو اریان نے پہلی فرصت میں تھام لیا تھا۔ او ارشیا، یو آر گریٹ، تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بہت احسان مند ہو رہا تھا۔ وہ ارشیا کو اس دن کی فائل والی بات یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا اور اسے دور ہو کر کھڑی ہو گئی، مگر ابھی نہیں، تمہارے آنے کے بعد۔ ہاں ہاں وہی۔ اریان نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور تم کب جا رہے ہو؟ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اریان نے اپنی مسکراہٹ کو بہت مشکل سے روکا ہوا تھا اور آہستہ سے بولا، بس چند دن رہ گئے ہیں تم لوگوں کے ساتھ، اور اس سے زمین پر اس مہینے کی لاسٹ میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ کامن یار، دل چھوٹا مت کرو، ہم سب تمہارے لیے دعا کریں گے، تم کامیاب لوٹو۔ وہ اسے بھرپور تسلی دیتے ایک نظر کھانے کی ٹیبل پر ڈالتے سب کو بلانے چلی گئی، تو اریان جو کب سے اپنی ہنسی روک رہا تھا بے اختیار کہکمہ لگا بیٹھا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ کتنا تنگ کیا ہے نا مجھے، اب پتہ چلے گا۔ کھانے کے دوران بھی اریان کے جانے کا ٹاپک زہر بحث تھا۔ سبھی راضی تھے اریان کے جانے میں، سوائے تائی جان کے۔ اب تو موم صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، پہلے جب میں بولتا تھا تو آپ کو مذاق لگ رہا تھا، اس نے اپنی ناراض ماں کو چھیڑا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم سنجیدہ ہو، وہ خفا ہو کر بولی۔ اب سے مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جائے کیونکہ میں اس گھر میں کچھ دن کا مہمان ہوں، اس نے اکڑ کر بولا، تو تائی جان ہال کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے اریان، ایسے بولتے ہیں کیا؟ اور اریان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمام معاملات چیک کرنا۔ تایا جان نے اسے مخاطب کیا تو وہ اپنے مخصوص بے فکر انداز میں بولا، ایسا دیکھ لے گا، وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سارے ڈاکومنٹ اس کو دے دیے میں نے۔ اور بھائی جوان، جو جو خواہش ہے پوری کروا لو، چچا جان نے اوپن آفر دی، جس پر اس نے جھجکتی آنکھوں سے بھابھی کے ساتھ باتیں کرتی ارشیا کو دیکھا، پھر کمال ملک کی طرف دیکھ کر بولا، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے۔ وہ مسکرایا، زوار بھائی بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ کیا؟ کمال ملک نے تجسس سے پوچھا۔ آر یو سیریس؟ اس نے عمر اٹھا کر پوچھا۔ ہاں یار بالکل، تم بتاؤ تو۔ وہ تو ویسے بھی اریان سے بے تکلف تھا، ان کا لاڈلا بھتیجا تھا۔ وہ ہچکچایا، ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ جانے سے پہلے شادی کر لوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات بول دی۔ سب اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ مگر بیٹا، ابھی تو ارشی کی اسٹڈی بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ عائشہ چمچ کو پلیٹ میں زور سے پٹاخ کر کرسی زوردار آواز میں کھسکا کر چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کچن میں سارا ناٹک اسی بات کے لیے تھا۔ تائی جان نے بھی اسے خراب موڈ سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ اور جب پہلے ہی طے ہو چکا ہے رخصتی عرشی کی مرضی سے ہوگی، پھر اس بات کا مطلب؟ اریان نے سب کو سنجیدگی سے دیکھا تھا، پھر بولا، آئی ایم سیریس۔ وہ سر جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور بھائی نورین، کیا خیال ہے؟ پھر بیٹھے بیٹھائے بیٹی کا فرض پورا کرنے کا موقع دے دیا اللہ نے۔ بھائی صاحب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عرشی شادی کے بعد بھی پڑھتی رہے گی، وہ کون سا غیروں میں جاری ہے۔ کمال ملک سب سے پہلے اٹھ کر اریان سے گلے ملے، اس کے بعد سب کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تائی جان اور چچی جان اور بھابھی تو ابھی سے بیٹھ کر شادی کی تیاریوں کی باتیں کرنے لگی۔ اب ٹائم بھی کتنا تھا، 1 مہینہ بس۔ اس دن علیزے کو شیر خان گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وجہ بتائی کہ یونی کے باہر بے ہوش ملی۔ کچھ لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی وہاں گھر میں، سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ہوش میں آتے اس سارے واقعے یاد آ گیا تھا، زغم خان کا تھپڑ اور اس کا بے بس کرنا بھی۔
इसे सोच लेता अब इसे क्या करना है। कमरे में अकेली बैठी वो इसके बारे में ही सोच रही थी। तहरीम की कुछ फ्रेंड आई हुई थी तो वो वहाँ बिजी थी। ये कैसे हो सकता है अलीज़े अपने किसी दोस्त को बुलवाए और मुझे ना बताए। तुम्हें धोखा हुआ होगा। वो अलीज़े नहीं होगी। तहरीम अपनी बात पर आड़ी अड़ी हुई थी। मैं इतनी अहमक भी नहीं हूँ कि अलीज़े को पहचानूंगी नहीं। वो 100% अलीज़े ही थी जो शफ़ा के निगाह में इस शख्स के साथ सीढ़ियों पर खड़ी बातें कर रही थी। फिर वो उसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर छत पर ले गई। बाद में तुम लोग उसे ढूंढ रहे थे। नेहा अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तुमने इसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? वो लजते हुए बोली। मुझे निकाह के हंगामों में याद ही नहीं रहा। दूसरा मैं यही समझी कि तुम्हें मालूम होगा कि वो शानदार वजाहत और शहजादों जैसी आन बान रखने वाला वेल ड्रेस में कौन था। तुम्हारे पूरे सर्कल में ऐसा बंदा नहीं है। आज याद आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया। अब तुम खुद लाइल्मी का इजहार कर रही हो। नेहा की बातों ने इसे उलझा दिया था। अगर वाकई अलीसे का कोई दोस्त या फिर इन दोनों के बीच कोई करीबी ताल्लुक था तो ना बताने की वजह अलीज़ा ने जिक्र तक नहीं किया। इसे अलीज़ा का चेहरा याद आया। जब वो वापस आए तो कैसा रंग उड़ा उड़ा सा था। अगर अलीज़ा किसी में इंटरेस्टेड थी तो इजहार क्यों नहीं करती? डैडी तो कभी इसे इनकार नहीं करेंगे। वो तो हमसे ज़्यादा अलीज़ा को अहमियत देते हैं। फिर अलीज़ा अपना इमेज क्यों ख़राब कर रही है? अब नेहा बता रही तो इसे अफसोस हुआ। अलीज़ा ने भी इसे काबिल भी नहीं समझा कि अपने दिल की बात बताती। नेहा तो चली गई मगर वो बैठी ये सब सोच रही थी। तभी इसके मोबाइल पे उमर मंगेतर की कॉल आने लगी। वो यस करके इससे बातें करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो और आज कैसे याद कर लिया? वालेकुम सलाम, तुम्हें तो याद करता ही रहता हूँ। कोई नई बात पूछो। वो हंसा था। उमर लंदन के अस्पताल में डॉक्टर था। मैट्रिक के बाद ही वो पढ़ने लंदन आ गया था। तुम भी आ जाते शफ़ा के निकाह में। बहुत मज़ा आया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। तहरीम ने खुशी से इतराफ़ किया। तुम्हारा ये खूबसूरत एतराफ़ सुनकर मर जाने को दिल चाहता है। वो शरारत से बोला तो वो भी शफ़ा की तरह हर बात को मज़ाक में लेने का आदी था। हमेशा हँसते मुस्कुराते रहने वाला बंदा था। बकवास मत करो, वो दहल कर बोली थी। तभी अलीज़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उमर, अब अलीज़ा से बात करो। इसकी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, पूछ लो। इसने मोबाइल अलीज़े की तरफ बढ़ाया। उमर और शुरू से ही अलीज़े का बहुत ख़्याल रखता था, एक भाई की तरह। जब अलीज़ा छोटी थी तो चोट लगने पर उमर इसके साथ ही जाती थी। जब से दोनों भाई बहन ही समझते हैं। वह बचपन की हरकतें इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी थी। हाँ भाई उमर, कैसे हैं आप? इसने बैठते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब फारिग हो रहे हैं। आपका क्या इरादा है? इसने शरीर लहजे में इसने शादी का पूछा था। इरादे नेक ही हैं। तुम ढूंढो अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर को मेरे लिए। इसकी मजाक की आदत थी, वो जानती थी, इसलिए इसी के अंदाज में बोली। सोच लें सिस्टर, जिसे मैं पसंद करूंगा इसे आपको कबूल करना होगा। इसने शौखी से कहा। वो खुद भी दिल से चाहता था इसकी ये बहन किसी अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। सर तस्लीम खाम है जनाब, मगर अपनी पसंद का हक मैंने महफूज कर रखा है। अगर वो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी हुआ तो सोचा जा सकता है। वो भी शरारत से बोली। मगर अब मैं अपना जुड़वा भाई कहाँ से लाऊं? इसके लिए तो वालदा साहिबा से कहना पड़ेगा। वो कहकमा लगाकर बोला। बहुत बेहुदा हो तुम। वो भी बेख्तियार हंसने लगी। बकौल नानी के तुम मुझ पर डोरे डाल रहे हो, वो शरारत से बोली। सचमुच डोरे डालना नहीं आते, वरना हर साल दादी मुझे ही इस नेक काम की सादत बख्शती कि इनके लिहाफों में डालो डालो। अभी भी गैर संजीदगी से कह रहा था। तुम पक्के शैतान हो और शफा को कहते हो फिर बात हो कि बहुत भूख लग रही है, वरना मसीद करती। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए मोबाइल तहरीम को पकड़ाया, जो कुछ देर पहले नेहा की बातों पर इसके बारे में गलत सोच रही थी, मगर अब इसके चेहरे पर फैली ताजगी और मासूमियत को देखकर दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी और अपनी गलत सोच पर खुद को मलामत कर रही थी। वो सर झटकर उमर से बातों में मसरूफ़ हो गई। आंटी, ये बुक 1000 की है। काउंटर पे खड़े इस लड़के ने शरारत से शफा के सेहतमंद वजूद को देखते हुए कहा, जो निकाह के बाद इसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। अच्छा मुन्ने, फिर ये दोनों पैक कर दो। वो इंतहाई संजीदगी से बोली तो तहरीम खिलखिलाई। शफा मज़े से इस लड़के को देखने लगी जो इसके जवाब पर शर्मिंदा होकर बुक पैक कर रहा था। छोड़ती वो किसी को नहीं थी। वैसे आपका ज़ौक बहुत अच्छा है, इसने पेमेंट करते हुए कहा। सही कर लीजिए, ये मेरी नहीं मेरी सिस्टर की है। दूसरा, बच्चे कब से ये कलाम पढ़ने लगे? इसने फैज़ और गालिब का कलाम उठाते हुए शरारत से कहा तो सब डरा गया। तहरीम इसे बाजू से खींचती हुई गाड़ी की तरफ लाई। हाथ धोकर हर एक के पीछे मत पड़ जाया करो।
ان کے بیٹھی علیزہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہلے ان کا انتظار کر کے خاصی خوار ہو چکی تھی، ابھی اسی اور بھی بہت سے کام تھے۔ خود ہی دیکھ لو، مجھ سے 10 سال بڑا ہوگا اور ننھا بن رہا تھا۔ خواہ مخواہ عورتیں عمر کے معاملے میں بدنام ہیں، ورنہ یہ مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اس نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ وہ صرف تمہیں چھیڑ رہا تھا، ناراض تم ہو گئی تھی۔ کیوں، میں اس کی چچی ممی لگتی ہوں؟ بلا وجہ میں فری ہو جا رہا تھا۔ اس نے ناک سکڑی۔ ان دونوں کو گھر چھوڑ کر علیزہ کا ارادہ بینک جانے کا تھا۔ حویلی کب تک آنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ پی جان نے پوچھا۔ پی جان اور زرتاشا 2 دن سے زیغم کے شہر والے گھر پر آئے ہوئے تھے۔ اس کی گولی لگنے کا سن کر بی جان 1 منٹ کا صبر کیے بغیر شہر آ گئی تھی۔ اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی اور اس کے ٹھیک ہونے تک یہیں رک گئی تھی۔ اسی بہانے سے وہ نظروں کے سامنے تو ہوگا۔ حویلی ابھی نہیں، مجھے بہت سے کام ہیں یہاں۔ اسے بہت سے نامکمل کام کرنے تھے جو ان لوگوں کی موجودگی میں ناممکن تھے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی میرے شیر بیٹے کو؟ وہ ابھی بینڈیج کروا کر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر کی سختی سے منع کرنے کے بعد بھی زیغم خان نے ایکسرسائز کی اور ویٹ اٹھایا، جس کی وجہ سے بازو میں بلیڈنگ ہونے لگی۔ ابھی ڈاکٹر بینڈیج کر کے گیا تھا اور کسی بھی طرح کا وزن اٹھانے کا منع کیا تھا، مگر زیغم یار خان جیسے ضدی انسان نے کسی کی سنی ہے؟ کبھی اس کی نظر میں یہ چھوٹے موٹے زخم کچھ نہیں ہیں۔ نہیں بی جان، آپ پریشان ہو، میں ٹھیک ہوں۔ آپ اپنی ماں سے بھی چھپاؤ گے؟ وہ کون ہے جس نے میرے بیٹے کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چرا لیا ہے؟ کب سے وہ دیکھ رہی ہوں، 2 دن سے کسی نہ کسی کی شامت آئی ہوئی ہے۔ رات بھر جاگتے رہتے ہو، حویلی بھی نہیں آتے؟ اپنی بی جان کو تو بتاؤ اپنی ساری پریشانیاں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہیں مانتی میری محبت کو، اسے سب جھوٹ لگتا ہے۔ ایک طرف بابا جان اور ان کے اصول ہیں اور دوسری طرف وہ اس کی ضد ہے۔ ماضی میں نہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ، جس کی سزا وہ مجھے دے رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ نہ عزت سے اپنا سکتا ہوں، نہ زبردستی۔ بی جان، بے بس ہو چکا ہوں۔ آپ کا یہ شیر بیٹا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کی ماں کے دامن میں جذب ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا، مگر ماں تھی، اپنی اولاد کے بن دیکھے آنسو دیکھ سکتی تھی، یہ تو پھر آنکھوں سے بہہ گئے تھے۔ تو پھر اس کے ماضی سے زیادہ اچھا، اگر تم اسے حال دے سکتے ہو تو اپنا لو اسے اور دنیا کی ہر خوشی دو، تاکہ وہ اپنی ماضی کو بھول کر حال میں جیے۔ کیوں میرا شیر بیٹا یہ کر سکتا ہے نا؟ انہوں نے ہونٹ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ کیا یقین بھی دلایا۔ زیغم یار خان ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور خوشی سے ان دونوں کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، بس اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بی جان، کب تک نکلنا ہے؟ زرتاشا نے آگے آ کر پوچھا، مگر اپنی عادت سے مجبور زیغم کو سامنے دے کر خوف سے آواز بند ہونے لگی۔ 1 کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا بی جان، جلدی سے، اس نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زری بیٹا، خیرہ کو کہہ دو چائے بنا کر دے جائے زیغم خان کو۔ جی۔ وہ کچن میں آئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر خود ہی چائے بنائی اور چائے لے کر اس کے کمرے کی طرف آئی۔ ڈور ناک کرنے پر زیغم کی بھاری آواز آئی، یس کمنگ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تو وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا، دائیں ہاتھ میں سلگتا جلتا سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ سے بال میں پھیرتا وہ نہ جانے کس کا سوگ منا رہا تھا۔ پردے گرے ہوئے کی وجہ سے کمرے کا ماحول دوپہر کے وقت جیسا ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ہنک دھک رہ گئی۔ تم، اس نے زرتاشا کو چائے لاتے دیکھ کر جلدی سے جلتا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور پلٹ کر غصے سے بولا، فضل، خیرہ اور رحیم الدین کہاں ہے جو تم یہ کام کر رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے غصہ چائے لانے پر آ رہا تھا یا یوں اچانک کمرے میں آنے پر۔ اسے کسی کا بھی منہ اٹھا کر اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں تھا۔ زرتاشا کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے کپ ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے خالی دماغ سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر جیسے یاد آتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ در و دیوار ہی مختلف نہیں تھے، بلکہ یقیناً وہ کسی اجنبی جگہ آرام فرما تھی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے اس خوبصورت کمرے کو دیکھا جو قیمتی آرائشی چیزوں سے سجا کسی حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا؟ اس کے اندر سرد لہریں اڑنے لگی، خوف اور دہشت نے اسے پوری طرح اپنے شنکجے میں جکڑ لیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے پروں کو ایک طرف کیا تو گرل سے باہر شام کا وقت ہو رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے بڑا خوبصورت وسیع پھولوں سے سجا لان تھا۔ وہ کس جگہ اور کن لوگوں کے درمیان تھی، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اسے اپنا ذہن ابھی تک غنودگی میں تھکا تھکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آ گیا،
बैंक जाकर इसने अपनी सारी रकम मामू के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी ताकि अरमान हयात के वालिद से जो डील ख़त्म हुई है इसको नुकसान को पूरा कर सके। सिकंदर अहमद लेना तो नहीं चाहते थे मगर अलीज़े की ज़िद के आगे इनकी एक नहीं चली। वो नहीं चाहती थी कि मामू उनको इन रिश्ते का इनकार करते हुए किसी भी तरह मजबूर हों। दूसरी तरफ सिकंदर अहमद ने अरमान हयात की हर तरह की मालूमात करवा ली थी। वो एक अच्छा बिजनेसमैन था मगर बुरा हुआ इसकी किस्मत का जो अलीज़े से इसकी फितरत को पहचान गई। अलीज़ा ने सिकंदर अहमद के हर सवाल पर जवाब दिया कि मुझे वो शख्स नहीं पसंद, बाकी आप जैसा बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी मगर इससे नहीं। सिकंदर अहमद ने इसे कायल करने की कोशिश की मगर वो अपनी बात से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो 2 घंटे इनके ऑफ़िस में रही, फिर वहाँ से मार्केट जाना चाहती थी। इसे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, जो वो तहरीम और शफ़ा के साथ करके अपना वक़्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसलिए सामने शॉपिंग मॉल था। वो मामू के ऑफ़िस के बाहर अपनी गाड़ी छोड़ दी, रश की वजह से। ऑफ़िस से बाहर आकर वो थोड़ी दूर चली क्योंकि मॉल ज़रा फ़ासले पर था। तभी एक कार इसके बराबर आकर रुकी। हालाँकि यही कार वो बैंक से निकलते हुए भी देख चुकी थी। मगर अपने इर्द-गिर्द से लापरवाह रहने की आदत ने इसे बहुत नुकसान पहुँचाया था। जब इस कार के रुकते ही बिजली सेट का दरवाज़ा खुला और 2 मज़बूत हाथों ने इसे किसी मोमी गुड़िया की तरह इसे अंदर खींच लिया था। वो इसे चीखने का मौका दिए बगैर इसके मुँह पर क्लोरोफ़ॉर्म का भीगा हुआ रुमाल रख दिया। वो जो मज़म्मत कर रही थी, थोड़ी देर में बेजान होकर सीट पर गिर गई। अब वो यहाँ थी, इसने आँखें मसल कर टाइम चेक किया। जिस वक़्त वो मामू के ऑफ़िस से निकली थी, 12 का टाइम था। अब इस वक़्त 7 बज रहे थे। सर्दियों में रात वैसे भी जल्दी हो जाती है। ओह मेरे खुदा! न जाने मेरे घर ना पहुँचने पर सब पर क्या गुज़री होगी, मामू कितने परेशान होंगे। इसकी आँखों के सामने सबके परेशान चेहरे घूम गए। इसने जल्दी से दरवाज़ा चेक किया मगर वो लॉक था। इसने बुरी तरह दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया मगर यूँ लग रहा था जैसे या तो वहाँ कोई ज़ू-रू मौजूद ही ना हो या अगर मौजूद था तो जानबूझकर इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। हर कोशिश में नाकाम होने के बाद वो बेड पर आकर मायूसी और परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गई। तुम पहले मेरी मोहब्बत व चाहत थी मगर अब से हो। इसकी समात में ज़िख़म के अल्फाज़ गूँजे थे। अलीज़े ने लब आपस में भींच लिए। तुम इस कदर और इस हद तक गिर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर ये मेरी ज़िद तोड़ने की तुम्हारी कोई घटिया ख़्वाहिश है तो फिर तुम्हारी ये ख़्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। वो नफ़रत से सोचते हुए इसके तसव्वुर से गोया हुई और शराबी कैफ़ियत में बेकरारी से उठकर टहलने लगी। तभी दरवाज़ा खुला। अलीज़े के चलते कदम रुके गए। वो बेख्तियार पलटी और आने वाले को देखते हुए हैरान व परेशानी से बोली, "कौन हो तुम?" वो तो ज़िख़म यार ख़ान की मुंतज़िर थी मगर इसकी आँखों ने जिस चेहरे को देखा वो इसके लिए बिल्कुल अजनबी था।